हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। तो चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं हम यूपी ट्रिपल एससी इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के लिए 5 यूनिटों में से जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें से हम 5 यूनिट में से आज पहली यूनिट शुरू करेंगे, जिसमें से मैं पांचों यूनिटों के नाम बता रहा हूँ आपको। सार्वजनिक परिवहन संबंधी आवश्यक जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में पहली यूनिट। दूसरी यूनिट है पर्यावरण के अनुकूल आधुनिक सड़क परिवहन के संसाधन उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में। तीसरी यूनिट है सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी। चौथी यूनिट है सामान्य प्रशासन एवं तकनीकी ज्ञान संबंधी सामान्य जानकारी। पांचवी यूनिट है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। ठीक है, तो ये हमारी 5 यूनिट है। इसमें से हम पहली यूनिट आज करेंगे सार्वजनिक परिवहन संबंधी आवश्यक जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में। तो कम से कम हमारे इसमें 150 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, जिससे कि हमारा यूनिट तैयार हो सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम का आदर्श वाक्य क्या है? आपका अपना साथी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का आदर्श वाक्य आपका अपना साथी। ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का यात्री सड़क परिवहन निगम है जो उत्तर प्रदेश तथा उत्तर भारत के आसपास के राज्यों में सेवा देता है। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की वेबसाइट क्या है? यूपीएसआरटीसी। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की वेबसाइट यूपीएसआरटीसी है। इसका स्वामित्व परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। यह लगभग 1.8 मिलियन दैनिक सवारियों का परिवहन करता है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का मुख्यालय टेहरी कोठी एमजी मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से अनेक राज्यों के लिए बसें संचालित होती हैं। कुशल कार्य निष्पादन के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को विभाजित किया गया है। कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 20 क्षेत्रों में। कुशल कार्य निष्पादन के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को 20 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारियों की प्रशिक्षण के लिए कहाँ पर विद्यालय की स्थापना की गई है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रशिक्षार्थियों एवं तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए कानपुर के प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किया गया है। इन हाउस टायर रिटेयरिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, गाजियाबाद, रेहड़ी, कानपुर, मुरादाबाद में टायर के रिटेयरिंग प्लांट स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन विभाग द्वारा कितनी लागत में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम शुरू कर रहा है? 38.3 करोड़। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन विभाग 38.3 करोड़ रुपए की लागत से इंटेलिजेंट
ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITMS शुरू कर रहा है। ITMS के सहयोग से राज्य का पूरा परिवहन विभाग ऑनलाइन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितने बस स्टेशन हैं? लगभग 300। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के पास लगभग 300 बस स्टेशन हैं, जिसमें से 449 सरकारी स्वामित्व वाले परिसर और 51 किराए के परिसर शामिल हैं। यहाँ पर यात्रियों के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। निम्न में से किस राज्य के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बस संचालन नहीं करता है? हैदराबाद के लिए। उपरोक्त विकल्पों में से हैदराबाद के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा बस संचालित नहीं की जाती है। यहाँ से 8 राज्य उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश के लिए बसें संचालित होती हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का गठन किया गया 1 जून 1972 में। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का गठन 1 जून 1972 को हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य परिवहन व्यवस्था को सभी नागरिकों के लिए सुलभ तथा सुरक्षित बनाना था। उत्तर प्रदेश में पहला राष्ट्रीयकृत परिवहन कब प्रारंभ हुआ? 15 मई 1947 में। 15 मई 1947 को उत्तर प्रदेश में पहला राष्ट्रीयकृत परिवहन प्रारंभ हुआ। सड़क परिवहन उत्तर प्रदेश में परिवहन का सबसे बड़ा साधन है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा अयोध्या से जनकपुर के बीच बस सेवा कब शुरू हुई? मई 2018 में। उत्तर प्रदेश में मई 2018 में अयोध्या से जनकपुर नेपाल के बीच बस सेवा शुरू हुई। यह उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की पहली अंतरराष्ट्रीय बस सेवा है। उत्तर प्रदेश में परिवहन और सेवा का सबसे अच्छा साधन है ट्रेन। उत्तर प्रदेश में परिवहन और संचार का सबसे अच्छा साधन रेलवे ट्रेन को माना जाता है, जो प्रदेश के लगभग सभी बड़े और छोटे शहरों को जोड़ता है। यह तीव्र परिवहन का एक माध्यम है। उत्तर प्रदेश में रेलवे की लंबाई कुल कितनी है? 16,000 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइन की कुल लंबाई लगभग 16,000 किलोमीटर है, जो देश में सबसे अधिक है। यह तीव्र एवं सुरक्षित परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराता है। उत्तर प्रदेश में पहली बार ट्रेन का संचालन कहाँ हुआ था? प्रयागराज टू कानपुर। इसलिए ऑप्शन ए और सी दोनों ठीक है। उत्तर प्रदेश में पहली बार ट्रेन 1859 में इलाहाबाद और कानपुर के बीच चलाई गई थी। भारत में चलने वाली पहली ट्रेन थी। वर्ष 2003 में इलाहाबाद को उत्तर मध्य रेलवे NCR का मुख्यालय बनाया गया। उत्तर प्रदेश में कुल कितने रेल मंडल हैं? 9। उत्तर प्रदेश में कुल 9 रेल मंडल हैं। इज्जतनगर, बरेली, लखनऊ और वाराणसी मंडल पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आते हैं। मुगलसराय उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा रेल मंडल है, जो देश का सबसे छोटा मंडल भी है। उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत कौन सा मंडल शामिल नहीं है? उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत लखनऊ शामिल नहीं है।
लखनऊ मंडल उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत शामिल नहीं है, यह पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है, जबकि प्रयागराज, आगरा और झांसी मंडल उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आते हैं। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है? लखनऊ में। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है। यह एक सरकारी निकाय है जो देश में रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। यह रेलवे अधिनियम 1989 में दृष्टि निरीक्षणात्मक जांच और सहकारी कार्य करता है। रेल डीजल इंजन बनाने की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? मंडुआडीह, बनारस। रेल डीजल इंजन बनाने की फैक्ट्री मंडुआडीह, वाराणसी में स्थित है। इसे डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से जाना जाता है। ये भारतीय रेलवे स्वामित्व वाली एक उत्पादन इकाई है जो डीजल, इलेक्ट्रॉनिक इंजन और इसके स्पेयर पार्ट्स का निर्माण करती है। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज बमरौली में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। यह बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण सुविधाओं, प्रयोगशालाओं और सिमुलेटर के माध्यम से भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण का एक आधुनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है। उत्तर प्रदेश में कहां पर पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज स्थित है? आगरा में। राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना 1941 में हुई थी। यह रक्षा सेवाओं के अग्रणी कॉलेजों में से एक है। यह भारत के साथ साथ बांग्लादेश, श्रीलंका समेत कई देशों में सैनिक ट्रेनिंग लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न नदियों में किसमें जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है? गंगा, यमुना, घाघरा, इन सभी में। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, घाघरा तथा गोमती नदी में जल परिवहन उपलब्ध है। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। इस प्राधिकरण द्वारा 3 अंत स्थापित जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहां से कहां तक विस्तृत है? प्रयागराज से हल्दिया तक। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया तक विस्तृत है। इसे 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में घोषित किया गया था। ये गंगा, भागीरथी, हुगली नदी पर विस्तृत है। यह देश का सबसे लंबा आंतरिक नदी जलमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह प्रयागराज से हल्दिया तक विस्तृत है। निम्न में से किस नदी में जल परिवहन की सुविधा नहीं पाई जाती है? रामगंगा। रामगंगा नदी में जल परिवहन की सुविधा नहीं पाई जाती है, जबकि गंगा, घाघरा, यमुना, गोमती नदी में जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश की पहली निजी रेलगाड़ी कौन सी है? तेजस। 4 अक्टूबर 2019 से लखनऊ से नई दिल्ली के बीच चलने वाली आधुनिक सुविधा
से पूर्ण पहली निजी रेल गाड़ी तेजस एक्सप्रेस है, जिसका संचालन IRCTC कर रहा है। देश में सबसे अधिक मछली किस राज्य के आंतरिक जलमार्ग में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। देश के आंतरिक जलमार्गों में सबसे अधिक मछलियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक नदियां एवं नहरें पाई जाती हैं। सार्वजनिक परिवहन का लाभ है प्रदूषण में कमी, सस्ता एवं सुरक्षित यात्रा, केवल एक और दो, दोनों। प्रदूषण में भी कमी, सस्ता और सुरक्षित यात्रा। सार्वजनिक परिवहन का सबसे बड़ा लाभ पर्यावरण प्रदूषण में कमी लाना है। यह तब संभव है जब सार्वजनिक परिवहन सुलभ रूप से उपलब्ध हो, साथ ही साथ सस्ता एवं सुरक्षित भी हो, जिससे लोग निजी वाहनों की तरफ कम आकर्षित हों तथा दैनिक कार्यों के लिए सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें। 2021-22 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में बसों की संख्या है 11,485। 2021-22 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में बेड़े में बसों की कुल संख्या 11,485 है, जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ साथ अंतर्राज्यीय परिवहन सुविधा उपलब्ध कराती है, पर अब लेकिन बढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस बस सेवाओं का संचालन कब प्रारंभ हुआ? 1993 में। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस बस सेवाओं का संचालन 1993 में आरंभ हुआ। उत्तर प्रदेश में महानगर बस सेवा कब शुरू की गई थी? 1992 में। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा 6 जुलाई 1992 को शुरू की गई थी, जिसका प्रथम संचालन कानपुर नगर में हुआ था। उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा उत्तर प्रदेश में कहां पर एक दूसरे को काटते हैं? झांसी में। उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक दूसरे को काटते हैं। उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज ने पहली बस सेवा कब शुरू की? 1947 में। स्वतंत्रता से पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार ने जन सुविधा में वृद्धि के लिए सड़क परिवहन क्षेत्र में प्रवेश करते हुए उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज नामक संगठन का गठन किया। इस संगठन ने प्रदेश में पहली बार बस सेवा 15 मई 1947 को शुरू की। उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज द्वारा पहली बस सेवा कहां से कहां तक के लिए शुरू की गई? लखनऊ से बाराबंकी तक के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जन सुविधा में वृद्धि के लिए सड़क परिवहन के क्षेत्र में प्रवेश करते हुए उत्तर प्रदेश शासकीय राजकीय रोडवेज नामक संगठन का गठन किया। इस संगठन ने प्रदेश में पहली बस सेवा 15 मई 1947 को लखनऊ से बाराबंकी के लिए शुरू की थी। उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज का नाम परिवर्तन करके नया नाम क्या रखा गया? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। उन्नीस सौ 50 में राज्य विधानमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज को अधिनियमित करने के लिए एक कानून पास किया, जिसके तहत 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज की जगह उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा किस श्रेणी की बसें संचालित की जाती हैं? सामान्य, डिलक्स, एसी,
उपरोक्त सभी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के विशाल बेड़े में सामान्य, डिलक्स तथा एसी आदि सभी प्रकार की बसें शामिल हैं, जिसके माध्यम से लोक, नगरीय तथा अंतर्राज्यीय सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन में किसी यात्रा करने के लिए टिकट की जरूरत नहीं होती है। 5 वर्ष के बच्चे को उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम द्वारा केंद्र एवं राज्य विधानमंडल के वर्तमान एवं भूतपूर्व सदस्य, मेडल प्राप्त पुलिसकर्मियों एवं सैनिक विकलांगों, मान्यता प्राप्त पत्रकारों एवं सहवर्ती सहित स्वतंत्रता सेनानियों, राष्ट्रीय राज्य द्वारा पुरस्कृत शिक्षकों तथा 5 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है। जनरल परिवहन सेवा है रोडवेज की। जनरल परिवहन सेवा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस सेवा है, जो राजधानी लखनऊ से राज्य के जिला मुख्यालय तक कम किराए पर वातानुकूल बस सेवा उपलब्ध कराती है। लोहिया ग्रामीण बस सेवा कब शुरू की गई थी? 2015 में। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती व सुलभ यात्रा हेतु फरवरी 2015 में लोहिया ग्रामीण बस सेवा शुरू की गई थी। इस सेवा के तहत बस किराया सामान्य बसों से 25% कम रखा गया था। नगरीय बस सेवाओं का संचालन उत्तर प्रदेश के कितने नगरों में किया जाता है? 14। उत्तर प्रदेश के 12 नगरों में नगरीय बस सेवा का संचालन 1992 में से किया जा रहा है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के 14 नगरों लखनऊ, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, बरेली, गोरखपुर, शाहजहांपुर, आगरा, मथुरा, वृंदावन में संचालित की जा रही हैं। प्रदेश में नगरीय टैक्सी सेवा कब शुरू की गई? 2013 में। उत्तर प्रदेश में नगरीय टैक्सी सेवा सर्वप्रथम 22 नवंबर 2013 को लखनऊ में शुरू की गई थी। यह प्रदेश के नगर निगम वाले 13 नगरों में निजी क्षेत्र के माध्यम से सुरक्षित, आरामदायक व वातानुकूलित परिवहन संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला डबल डेकर हाईवे का निर्माण किया जाएगा? गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा शहर में देश का प्रथम डबल डेकर हाईवे का निर्माण किया जाएगा। यह हाईवे 6 या 8 लेन का बनाया जाएगा। इसमें लगभग 200 करोड़ रुपए का अनुमान है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की जनरल बस 2x3 का किराया प्रति किलोमीटर कितना है? ₹1.63। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की जनरल बस 2x3 का किराया प्रति किलोमीटर ₹1.63 है। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम द्वारा राजधानी लखनऊ से राज्य के कई जिला मुख्यालयों के लिए वातानुकूलित जनरल बसों का संचालन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी हवाई पट्टियां या अड्डे हैं? 44। उत्तर प्रदेश में इस समय कुल 44 हवाई पट्टियां अड्डे हैं, जिसमें से 15 प्रदेश सरकार के स्वामित्व में, 8 एयरफोर्स व 5 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नियंत्रण में हैं।
प्रदेश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 3 लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जबकि जेवर, गौतम बुद्ध नगर व अयोध्या में 2 और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना व रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत प्रदेश में कितने शहर शामिल हैं? यहाँ पर नाम की जगह आम होगा, ये गलत हो चुका है। 12। उत्तर प्रदेश में उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना व कनेक्टिविटी स्कीम के तहत प्रदेश में 12 शहरों को शामिल किया गया है। ये शहर हैं आगरा, कानपुर, प्रयागराज, अलीगढ़, आजमगढ़, बरेली, चित्रकूट, गाजियाबाद, झांसी, मुरादाबाद, सोनभद्र व श्रावस्ती में नागरिक हवाई सेवा शुरू की गई है। वर्तमान में प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों सहित कुल 9 हवाई अड्डे सिविल उड़ान हेतु कार्यशील हैं। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-19। उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग यह राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो गाजीपुर यूपी से पटना बिहार से जोड़ता है। उत्तर प्रदेश से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? 88। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है, जबकि उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग 88 गुजरते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 12,270.23 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 की उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? 655.20 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 की कुल लंबाई 655.20 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी व चंदौली से होकर गुजरता है। इसका पूर्व नाम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 था। अब यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 उत्तर प्रदेश के किस शहर से होकर नहीं गुजरता है? लखनऊ से। NH-19 उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से होकर नहीं गुजरता है, बल्कि यह आगरा, कानपुर, प्रयागराज एवं वाराणसी से होकर गुजरता है। NH-30 लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज को जोड़ता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जोड़ता है? 9। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 9 जिले को जोड़ता है। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर गुजरता है। ये लखनऊ जिले के चांद सराय गांव से शुरू होकर हैदरिया गांव NH-31 गाजीपुर जिले में समाप्त होता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 340.824 किलोमीटर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 340.824 किलोमीटर है। यह प्रदेश के 9 जिलों को जोड़ता है। ये लखनऊ जिले के चांद सराय गांव से शुरू होकर हैदरिया गांव NH-31 गाजीपुर जिले में समाप्त होता है। इसकी कुल लंबाई 22,494 करोड़ रुपए है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की निर्माण एवं देखभाल की जिम्मेदारी किसकी है? UPEIDA।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण एवं देखभाल की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी की है। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत में निर्मित एक्सप्रेसवे प्रबंधन की देखरेख करता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की उद्घाटन कब किया गया? 16 नवंबर 2021। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 नवंबर 2021 को किया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 9 शहरों को जोड़ता है, जिसकी कुल लंबाई 340.824 किलोमीटर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक जाता है? लखनऊ से गाजीपुर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर तक जाता है। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ जिले के गोसाईगंज के पास चांदसराय गांव के गाजीपुर में NH 31 पर स्थित हैदरिया गांव से जोड़ता है। इसका निर्माण कार्य यूपीईआईडीए द्वारा 10 अक्टूबर 2018 को शुरू किया गया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थित रनवे हवाई पट्टी की लंबाई कितनी है? 3 किलोमीटर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थित रनवे हवाई पट्टी की कुल लंबाई 3.2 किलोमीटर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के कूरेभार के पास 3.2 किलोमीटर हवाई पट्टी बनाई गई है। M2 तथा M3 श्रेणी के वाहन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कितनी रफ्तार पर चल सकेंगे? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे M2 तथा M3 श्रेणी के वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकेंगे। इसी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसकी कुल लंबाई 340.248 किलोमीटर है। एक्सप्रेसवे पर प्रवेश व निकास के लिए 13 स्थानों पर इंटरचेंज की सुविधा दी गई है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 91.352 किलोमीटर। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 91.352 किलोमीटर है। यह सलारपुर आजमगढ़ के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से निकलकर अम्बेडकर नगर एवं संत कबीरनगर के कुछ भाग को छूते हुए गोरखपुर के जोधपुर के निकट NH 27 से जोड़ेगा। यमुना ताज एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 165.63 किलोमीटर। 165.53 किलोमीटर। यमुना ताज एक्सप्रेस की लंबाई 165.53 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 100 मीटर चौड़ा है। 6 लेन की इस सड़क का निर्माण अप्रैल 2001 में गठित यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसपोर्ट परियोजना के अंतर्गत किया गया था। यमुना ताज एक्सप्रेसवे का निर्माणकर्ता कौन सा समूह है? जेपी समूह। यमुना ताज एक्सप्रेसवे का निर्माणकर्ता जेपी समूह है। इसकी लागत 12,839 करोड़ रुपए है। ये एक्सप्रेसवे गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा जिले से होकर गुजरती है। इस परियोजना के विकासकर्ता जेपी समूह को इस पर 36 वर्ष तक टोल टैक्स वसूल का अधिकार दिया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कब हुआ था? 9 अगस्त 2012। 9 अगस्त 2012 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। यमुना एक्सप्रेसवे एक
6 लेन का नियंत्रित राजमार्ग है जिसमें लंबे फ्लाईओवर, 7 इंटरचेंज और कई पुल हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरता है? 10। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 10 जिलों से होकर गुजरता है। ये जिले निम्न हैं: आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई और लखनऊ। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 302 किलोमीटर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 6 लेन वाली 302.222 किलोमीटर लंबी पहुंच नियंत्रण एक्सेस कंट्रोल्ड सड़क परियोजना है जिसमें भविष्य में 8 लेन का विस्तार की गुंजाइश है। ये हाई स्पीड कॉरिडोर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पश्चिम उत्तर प्रदेश से के आगरा से जोड़ता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है? गंगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ और प्रयागराज को जोड़ता है। ये बिजौली गांव से शुरू होकर जूड़ापुर दांडू गांव में खत्म होगी। गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश के लगभग 12 जिलों को कवर करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों से गुजरती है? 12। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरती है। यह मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से होता हुआ प्रयागराज में खत्म होती है। गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 549 किलोमीटर। 594 किलोमीटर। गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर है जो मेरठ के को प्रयागराज से जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे में 17 इंटरचेंज, 7 रोड ओवर ब्रिज, 14 बड़े पुल होंगे। इस एक्सप्रेसवे में 37,350 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 12,270 किलोमीटर है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH 552। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे 552 है। यह प्रदेश में मात्र 4 किलोमीटर तक विस्तृत है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है? 88। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 88 है। 31 दिसंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 12,270.23 किलोमीटर है, जो इस संदर्भ में देश के द्वितीय स्थान पर प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र 18,459.25 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का शिलान्यास कब किया गया था? फरवरी 2019 में। उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के शिलान्यास फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इस कॉरिडोर के 6 नोड्स हैं: लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट। गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला कब रखी गई? 18 दिसंबर 2021। गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई। इस प्रोजेक्ट को दिसंबर 2024 तक पूरा होने की संभावना है। गंगा एक्सप्रेसवे किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? आजमगढ़।
गंगा एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरता है, जिसमें आजमगढ़ शामिल नहीं है। ये 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे न केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से जोड़ेगा, बल्कि रोजगार पर्यटन को बढ़ावा देने में भी सहायता करेगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? कानपुर देहात। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कानपुर देहात से नहीं गुजरती है। यह एक्सप्रेसवे राज्य के कुल 9 जिलों को जोड़ती है, जिसकी कुल लंबाई 222 किलोमीटर है। यमुना एक्सप्रेसवे किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? बुलंदशहर। यमुना एक्सप्रेसवे बुलंदशहर से नहीं गुजरता है। यह राज्य के 5 जिले गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस एवं आगरा को जोड़ता है। इसका निर्माण जेपी समूह ने किया था। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कब किया गया? 16 जुलाई 2022। 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के उरई तहसील के कैथेरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसका निर्माण कार्यदायी संस्था यूपीडा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी होगी? 296.7 किलोमीटर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296.07 किलोमीटर है। 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास चित्रकूट जिले के भरतकूप स्थित नोडा गांव में किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों को जोड़ता है? 7। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले के भरतकूप स्थित गोंडा गांव में झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रारंभ होकर बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया होते हुए इटावा के खुद डोलगांव के निकट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ता है। इस प्रकार यह एक्सप्रेसवे कुल 7 जिलों को जोड़ता है। नेशनल हाईवे 19 का पुराना नाम क्या है? NH2। नेशनल हाईवे 19 का पुराना नाम NH2 था। नेशनल हाईवे 19 दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। इसकी लंबाई 1476 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 655.20 किलोमीटर है। यह प्रदेश में आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी एवं चंदौली से होकर गुजरता है। नेशनल हाईवे 9 NH9 का उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? 147.60 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 9 NH9 का उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई 147.7 किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर से होकर गुजरता है। नेशनल हाईवे 44 NH44 की उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी है? 269.10 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 44 NH44 की उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई 269.10 किलोमीटर है। ये प्रदेश के 4 जिले मथुरा, आगरा, झांसी, ललितपुर से गुजरता है। यह भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। NH44 कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 3806 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे 44 उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? वाराणसी से। नेशनल हाईवे 44 उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से नहीं गुजरता है। ये प्रदेश के 4 जिले मथुरा, आगरा, झांसी एवं ललितपुर से होकर गुजरता है। इसकी प्रदेश में कुल लंबाई 269.10 किलोमीटर है। ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे 27 NH27 का पुराना नाम क्या था? NH2528।
नेशनल हाईवे 27 का पुराना नाम नेशनल हाईवे 2528 था। यह नेशनल हाईवे गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर सिलचर असम तक जाता है। यह 7 राज्यों असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल से गुजरता है। इसकी लंबाई 3507 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे 27 उत्तर प्रदेश का में लंबाई कितनी है? 581 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 27 का उत्तर प्रदेश में लंबाई 581 किलोमीटर है। ये प्रदेश के झांसी, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या एवं गोरखपुर जिले से होकर गुजरता है, जबकि भारत में इसकी कुल लंबाई 3507 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे 27 उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? देवरिया। नेशनल हाईवे 27 उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से होकर नहीं गुजरता है, बल्कि ये प्रदेश के झांसी, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या एवं गोरखपुर से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई 581 किलोमीटर है, जबकि पूरे देश में इसकी कुल लंबाई 3507 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे 72 NH 72 का नया नाम क्या कर दिया गया है? नेशनल हाईवे 72 NH 72 का नया नाम बदलकर NH 307 कर दिया गया है। ये राजमार्ग उत्तराखंड के देहरादून से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर तक जाता है। नेशनल हाईवे 307 NH 307 उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी है? तीस किलोमीटर। नेशनल हाईवे 307 NH 307 का उत्तर प्रदेश में लंबाई 30 किलोमीटर। ये झूटमलपुर, सहारनपुर, बिहारीगढ़, मोहांग से देहरादून तक जाती है। पूर्व में इस हाईवे का नाम NH 72 है। नेशनल हाईवे 509 को पहले किस नाम से जानते थे? NH 93। नेशनल हाईवे 509 को पहले नेशनल हाईवे 93 के नाम से जाना जाता था। राष्ट्रीय राजमार्ग 509 मुरादाबाद के NH 9 के साथ चंदौसी, बगराला, अलीगढ़ को जोड़ने वाले जंक्शन से शुरू होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 509 का उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? 165 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 509 का उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई 220 किलोमीटर है। ये मुरादाबाद, चंदौसी, बगराला, अलीगढ़, आगरा से होकर गुजरता है। ये राजमार्ग पूर्वतः उत्तर प्रदेश में स्थित है, आगरा को मुरादाबाद से जोड़ता है। नेशनल हाईवे 709 ए प्रदेश के कौन में जिले से होकर गुजरता है? शामली। नेशनल हाईवे 709 ए उत्तर प्रदेश के शामली जिले से होकर गुजरता है। इसके अलावा ये राजमार्ग मेरठ, बथुना, शामली, गढ़मुक्तेश्वर से होकर गुजरता है। प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 141 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 709 ए भारत का एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये हरियाणा के भिवानी से उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर तक जाता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 9 की ही एक शाखा है। नेशनल हाईवे 709 ए NH 709 ए की उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? 141 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 709 ए NH 709 ए की उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई 141 किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश के 4 जिले मेरठ, बथुआ, शामली एवं गढ़मुक्तेश्वर, आगरा को जोड़ता है। यह हरियाणा के भिवानी से शुरू और गढ़मुक्तेश्वर पर समाप्त होता है। नेशनल हाईवे 219 NH 219 की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? 5 किलोमीटर।
नेशनल हाईवे 219 NH 219 की लंबाई उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5 किलोमीटर है एवं इसकी कुल लंबाई 51.80 किलोमीटर है। ये बिहार के मोहनिया से उत्तर प्रदेश के चंदौली तक जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 19 की एक शाखा है। नेशनल हाईवे 719 का पुराना नाम क्या था? नेशनल हाईवे 92। नेशनल हाईवे 719 नेशनल हाईवे 719 का पुराना नाम NH 92 था। उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश के इटावा के मध्य प्रदेश के ग्वालियर को जोड़ता है। ये NH 19 का सहायक मार्ग है। इसकी कुल लंबाई 124 किलोमीटर है। NH 719 की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? 25 किलोमीटर। NH 719 की लंबाई उत्तर प्रदेश में 25 किलोमीटर। यह है उत्तर प्रदेश के इटावा के मध्य प्रदेश के ग्वालियर से जोड़ता है। वर्तमान में ये हाईवे 2 लेन का है। मेहगांव और भिंड के शहरी क्षेत्रों में इस हाईवे को पहले से ही 4 लेन किया गया है। NH 719 के ग्वालियर को उत्तर प्रदेश के किस जिले से जोड़ता है? इटावा। नेशनल हाईवे 719 NH 719 मध्य प्रदेश के ग्वालियर को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से जोड़ता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH 19 में सहायक मार्ग है। उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे 21 NH 21 की कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? 265 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 21 NH 21 की कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में 265 किलोमीटर। ये भारत का एक प्राथमिक राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये राजमार्ग राजस्थान के जयपुर को उत्तर प्रदेश के आगरा और बरेली से जोड़ता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 465 किलोमीटर लंबा है। नेशनल हाईवे 21 NH 21 उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? इटावा से। नेशनल हाईवे 21 उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से होकर नहीं बल्कि आगरा, सिकंदराबाद, जलेसर, बरेली से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 265 किलोमीटर है। ये राजमार्ग जयपुर को उत्तर प्रदेश के आगरा एवं बरेली को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 21 का पुराना नाम क्या था? NH 11। राष्ट्रीय राजमार्ग 21 का पुराना नाम NH 11 था। यह राजमार्ग राजस्थान के जयपुर को उत्तर प्रदेश के आगरा और बरेली को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। 2010 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनः क्रमांकन से पहले के जयपुर से आगरा के रूप में इसे जाना जाता था। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 की उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी है? 275.20 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 NH 24 की उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई 275.20 किलोमीटर है। इसके पहले इस राष्ट्रीय राजमार्ग को 29 और 97 के नाम से जाना जाता था। ये उत्तर प्रदेश के सोनौली, करेंदा, गोरखपुर, दोहारीघाट, मऊ, गाजीपुर, सैदराजा से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 NH 24 उत्तर प्रदेश के किस जिले से गुजरता है? गोरखपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 24 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से गुजरता है। उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 275.20 किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश में भारत व नेपाल की सीमा पर स्थित सनौली और दक्षिण में सैदराजा तक है। नए संशोधन के अनुसार राजमार्ग 24 को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3। नए संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 24 को 3 हिस्सों में बांटा गया। अब तक दिल्ली से रामपुर तक 9 NH 9, रामपुर से बरेली पीलीभीत बाईपास तक NH 530 तक, पीलीभीत बाईपास रोड से
लखनऊ तक NH-30 से हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 227 की कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? 218 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 227 ये उत्तर प्रदेश का एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या से बिहार के चकिया तक जाता है। उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 218 किलोमीटर है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 27 की एक शाखा मार्ग है। इस राजमार्ग को 227 या राम जानकी मार्ग कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 227 ए को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? राम जानकी मार्ग, अभी पढ़ा है ये। राष्ट्रीय राजमार्ग 227 को राम जानकी नाम से भी जाना जाता है। ये राजमार्ग उत्तर प्रदेश के बिहार से जोड़ता है। राम जानकी मार्ग भारतमाला श्रृंखला के तहत गोरखपुर जिले के बड़हलगंज मेहरौना घाट के बीच 61 किलोमीटर तक राम जानकी मार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 727 की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? 29 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 727 की लंबाई उत्तर प्रदेश में 29 किलोमीटर है। इसका पुराना नाम NH-28 भी था। ये राष्ट्रीय राजमार्ग कुशीनगर और छितौनी से गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 727 की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? 100 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 727 की लंबाई उत्तर प्रदेश में 100 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में यह राजमार्ग गोरखपुर, देवरिया, सेलमपुर, बिहार की सीमा को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 927 NH 927 की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? 140 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 927 NH 927 की लंबाई उत्तर प्रदेश में 140 किलोमीटर है। ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में ही फैला है, जो दक्षिण से बाराबंकी से उत्तर में नेपाल सीमा तक स्थित रूपेडीहा तक जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 27 की एक शाखा है। ये राजमार्ग बहराइच तथा बाराबंकी जिले से गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 927 NH 927 का पुराना नाम क्या था? NH-28C। राष्ट्रीय राजमार्ग 927 NH 927 का पुराना नाम NH-28C था। यह राजमार्ग उत्तर प्रदेश में फैला है। बाराबंकी से रूपाईडीह के बीच अब तक NH-28C के नाम से जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग को NH 927 के नाम से जाना जाएगा, जो बाराबंकी बहराइच होते हुए नेपाल सीमा व श्रावस्ती से जोड़ने वाली सड़क है। राष्ट्रीय राजमार्ग 927 NH 927 उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? बहराइच। राष्ट्रीय राजमार्ग 927 NH 927 उत्तर प्रदेश के बहराइच एवं बाराबंकी जिले से होकर गुजरता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ने वाले कुछ मुख्य पड़ाव इस प्रकार हैं: बाराबंकी, मसौली, रामनगर, जबरन रोड, जरवाल कस्बा, केसरगंज, कुंडसार, फरकपुर, रिसिया बाजार, नानापारा, रूपेडीहा। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामनगर के लोधेश्वर महादेव मंदिर पड़ता है। नेशनल हाईवे 28 NH-28 उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? बाराबंकी। राष्ट्रीय राजमार्ग 28 उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से होकर नहीं गुजरता है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के नौगढ़, सिद्धार्थनगर, बस्ती, टांडा, आजमगढ़, बनारसी से होकर गुजरता है। नेशनल हाईवे 28 NH-28 उत्तर प्रदेश की कुल लंबाई कितनी है? 292 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 28 की लंबाई उत्तर प्रदेश में 292 किलोमीटर। ये राजमार्ग पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। इसका
उत्तरी सीमा सिद्धार्थनगर जिले में तथा दक्षिणी सीमा वाराणसी में है। राष्ट्रीय राजमार्ग 128 का पुराना नाम क्या था? NH 232। राष्ट्रीय राजमार्ग 128 NH 128 का पुराना नाम इसके पहले नेशनल हाईवे 232 के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 156.90 किलोमीटर है। ये राजमार्ग अम्बेडकर, टांडा, सुल्तानपुर अमेठी और रायबरेली से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 128 उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? प्रतापगढ़। अब ये पढ़ा था ऊपर ही। राष्ट्रीय राजमार्ग 128 उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से होकर नहीं गुजरता बल्कि अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर अमेठी, रायबरेली से होकर गुजरता है। ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 28 की ही एक शाखा है। इसकी कुल लंबाई 156.90 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 128 की कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? 156.90 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 128 का उत्तर प्रदेश में लंबाई 156.90 किलोमीटर है। ये पूर्व में अम्बेडकर नगर एवं पश्चिम में रायबरेली को आपस में जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 NH 30 उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? गोंडा से। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 NH 30 उत्तर प्रदेश से गोंडा जिले से नहीं गुजरता है बल्कि ये पीलीभीत, बरेली, शाजापुर, सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज से होकर गुजरता है। यह राजमार्ग भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? 624 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 की लंबाई उत्तर प्रदेश में 624 किलोमीटर है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखंड के सितारगंज को आंध्र प्रदेश के इब्राहिमपट्टनम, विजयवाड़ा से जोड़ता है। इस राजमार्ग की कुल लंबाई 1984.3 किलोमीटर है। ये सितारगंज के NH 9 के जंक्शन से शुरू होता है और इब्राहिमपट्टनम, विजयवाड़ा के NH 65 के जंक्शन पर समाप्त होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? सीतापुर। राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश के सीतापुर व अन्य जिले पीलीभीत, बरेली, शाजापुर, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज से गुजरता है। इसका उत्तरी किनारा सितारगंज उत्तराखंड में है एवं दक्षिणी छोर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय राजमार्ग 330 का पुराना नाम क्या था? यह पहले किस नाम से जाना जाता था? NH 96। राष्ट्रीय राजमार्ग 330 को NH 96 के नाम से जाना जाता था। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर जिले से गुजरता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज को बलरामपुर से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 330 की कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? 284 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 330 की कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में 248 किलोमीटर है। यह प्रयागराज को बलरामपुर से जोड़ता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 30 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 की ही एक शाखा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 330 उत्तर प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरता है? सीतापुर। राष्ट्रीय राजमार्ग 330 उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से नहीं गुजरता है बल्कि ये सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज से होकर गुजरता है। यह राजमार्ग प्रयागराज को बलरामपुर से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 की एक शाखा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 730 उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? प्रतापगढ़। राष्ट्रीय राजमार्ग 730 उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से होकर नहीं गुजरता है बल्कि ये पीलीभीत, बहराइच, बलरामपुर, महाराजगंज से होकर गुजरता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 30 की शाखा है। इसकी कुल लंबाई 519 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 730 की
उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? 568 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 730 की लंबाई उत्तर प्रदेश में 568 किलोमीटर है। ये राजमार्ग पीलीभीत, पूरनपुर, कुटार, गोलकर्णनाथ, लक्ष्मीपुर, ईशान नगर, बहराइच, बलरामपुर, महाराजगंज, पडरौना, सेवरैया, सेलमगढ़, नानापारा आदि स्थानों से होकर गुजरता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 30 की ही एक शाखा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 730 की कुल लंबाई कितनी है? उत्तर प्रदेश में कितनी है? 109 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 ए की कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में 109 किलोमीटर। ये राजमार्ग पूरनपुर, पीलीभीत, मोगलागंज, खीरी से गुजरता है। ये राजमार्ग 30 का ही एक भाग है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 की कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? 528 522.80 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 की कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में 522.80 किलोमीटर है। यह प्रदेश के लालगंज, उन्नाव, रायबरेली, सलोन, प्रतापगढ़, मछली शहर, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? उन्नाव। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से होकर गुजरता है। ये उन्नाव से शुरू होता है और बिहार के से गुजरता हुआ पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के सैमसी में राज्य राजमार्ग 10 पश्चिम बंगाल के साथ अपने क्रॉसिंग पर समाप्त होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 731 को पहले किस नाम से जाना जाता था? 731 को पहले किस नाम से जाना था? NH 731 को पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के नाम से जाना जाता था। इस राजमार्ग की कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में 551.10 किलोमीटर है। ये जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, हरदोई, शाहजहांपुर, पालिया से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 931 की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? 68 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 931 की लंबाई उत्तर प्रदेश में 68 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, अमेठी आदि जिले एवं शहरों से होकर गुजरता है। यह राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 की एक शाखा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 534 का पुराना नाम क्या था? यह 534 को किस अन्य नाम से जाना जाता था? NH 119। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 534 का पुराना नाम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 था। उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 23 किलोमीटर है। यह गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के बुवाखल उत्तराखंड को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 734 को पहले किस नाम से जाना जाता था? NH 74। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 734 को पहले NH 74 के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 53 किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 234 की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी किलोमीटर है? 176.40 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 234 की कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में 176.40 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश के कन्नौज से भोगवा तक जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 34 की एक शाखा मार्ग है।
नेशनल हाईवे 35 NH 35 की लंबाई को पहले किस नाम से जाना जाता था? NH 7627। NH 35 को पहले NH 7627 के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 629.29 किलोमीटर है। ये प्रदेश में बांदा, करवी, मऊ, प्रयागराज, मिर्जापुर और वाराणसी तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 35 की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? NH 35 की लंबाई उत्तर प्रदेश में NH 35 की लंबाई उत्तर प्रदेश में 629.20 किलोमीटर है। ये पश्चिम के कबरई एवं पूर्व में वाराणसी में समाप्त होता है। NH 135 का पुराना नाम क्या है? NH 12। राष्ट्रीय राजमार्ग 135 को पहले नेशनल हाईवे 7 के नाम से जाना जाता था। ये पूर्व में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से पश्चिम में मध्य प्रदेश के मनगांव तक जाता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 35 की एक शाखा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 35 की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? 64.80 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 135 की लंबाई उत्तर प्रदेश में 64.80 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में ये मिर्जापुर, लालगंज और डामलगंज तक फैला हुआ है। यह राजमार्ग मिर्जापुर के को मध्य प्रदेश के रीवा से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 135B की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? 10 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 135B की लंबाई उत्तर प्रदेश में 10 किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश के मऊ से मध्य प्रदेश के रीवा तक जाता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 35 की एक शाखा है। इसकी कुल लंबाई 90 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 335 को पहले किस नाम से जाना जाता था? NH 232। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 335 को पहले 232 के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 116 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के बांदा, फतेहपुर और लालगंज को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 339 या NH 339 की लंबाई कितनी है? 21 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 339 की लंबाई उत्तर प्रदेश में 21 किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश के महुआ को मध्य प्रदेश से जोड़ता है। NH 39 की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? NH 39 की लंबाई NH 39 की लंबाई उत्तर प्रदेश में 91.70 किलोमीटर है। इस राजमार्ग को पहले राजमार्ग संख्या 75.76 के नाम से जाना जाता था। ये राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड को आपस में जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 869 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 कितने राज्यों को आपस में जोड़ता है? 3। NH 39 एक प्रमुख राजमार्ग है जो 3 भारतीय राज्यों में फैला है। ये राजमार्ग 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड को जोड़ते हुए 869 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यह राजमार्ग पश्चिम में झांसी, उत्तर प्रदेश से शुरू होता है, पूर्व में रांची, झारखंड में समाप्त होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 339 की लंबाई कितनी है? 21 किलोमीटर। NH 339 की लंबाई उत्तर प्रदेश में 21 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में महुआ के मध्य प्रदेश से जोड़ता है। ODR का पूर्ण रूप क्या हुआ? ODR का पूर्ण रूप होगा अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, ये ऑप्शन इसमें गलत दे रखा है। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड
ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्र के नगर क्षेत्रों को उच्च महत्व की प्रमुख सड़कें से जोड़ती है। एमडीआर का पूर्ण रूप है नहीं, ठीक है, ये ठीक है इसका। ओडीआर का पूर्ण रूप अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, लेकिन थोड़ा सा आउट सा लग रहा है। चलो देख लेना, बाद में चेक करके गूगल करके देख लेंगे ये दोनों क्वेश्चन। एमडीआर का पूर्ण रूप। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता के समय पक्की सड़कें थी 1513 किलोमीटर, 15,113 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में लगभग 15,113 किलोमीटर पक्की सड़कें थी, जो मार्च 2021 तक बढ़कर लगभग 2.5 लाख किलोमीटर हो गई। उत्तर प्रदेश में यातायात के लिए सबसे ज्यादा किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? सड़कें। उत्तर प्रदेश में यातायात में सबसे ज्यादा उपयोग सड़कों का होता है, जो प्रदेश में लगभग यातायात का 70% से अधिक है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के तहत उत्तर प्रदेश में कितनी प्रकार की सड़कें आती हैं? 4। सार्वजनिक निर्माण विभाग के तहत उत्तर प्रदेश में 4 प्रकार की सड़कें आती हैं: राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रांतीय राजमार्ग, जिला मार्ग व ग्रामीण मार्ग। जिला मार्ग क्या होता है? जिलों को जिले से जोड़ने वाली सड़कें। जिलों को जोड़ने वाली सड़कें। जो सड़कें जिले को विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिले मुख्यालय को जोड़ती हैं, उन्हें जिला मार्ग कहते हैं। जिला मार्ग के रखरखाव की जिम्मेदारी होती है जिला परिषद की। जिला मार्ग के रखरखाव की जिम्मेदारी जिला परिषद की होती है। जिला मार्ग विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। सड़क मार्ग की कुल लंबाई में उत्तर प्रदेश का स्थान है। दूसरा। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा, पहला स्थान महाराष्ट्र का है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में 22 के अनुसार अनुरक्षित मार्गों की लंबाई है 26,99,36 किलोमीटर। सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षित मार्ग की लंबाई 26,99,36 किलोमीटर है। भारत में जिला मार्गों की लंबाई है 24,77,14 किलोमीटर। भारत में जिला मार्ग तथा ग्रामीण मार्ग सहित कुल लंबाई 24,77,14 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना कब की गई? 1973 में। उत्तर प्रदेश में पुलों के निर्माण में तीव्रता लाने के लिए 1973 में सेतु निगम की स्थापना की गई। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 60 मीटर से अधिक के निर्माण सेतुओं का निर्माण सेतु निगम द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में राजकीय निर्माण निगम की स्थापना कब की गई? 1975 में। भवन कार्यों में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग व निर्माण कार्य में तीव्रता लाने के लिए 1975 में उत्तर प्रदेश में राजकीय निर्माण
निगम की स्थापना की गई। वित्तीय वर्ष 19-20 में राजकीय निर्माण निगम का लक्ष्य 4500 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था 2004-05 में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 में प्रदेश में राज्य मार्गों के निजी सहयोगों के विकास के लिए राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य निजी सहभागी के आधार पर बीओटी पीपीपी सिद्धांत पर मार्गों एवं सेतुओं का विकास करना था। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना ब्रिटिश भारत में पहली बार कब हुई थी? 1849 में। सन 1773 में 1858 के बीच ब्रिटिश भारत में विद्यमान 3 प्रेसिडेंसी में सरकारी निर्माण कार्यों के लिए एक अलग सैन्य परिषद थी। सैन्य परिषद विचार से हटकर एक सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना सन 1849 में बनाए गए एक पंजाब सूबे के प्रौद्योगिकी तौर पर की गई थी। उत्तर प्रदेश तत्कालिक पश्चिमोत्तर प्रांत में सार्वजनिक निर्माण की स्थापना की गई थी 1854 में। उत्तर प्रदेश तत्कालिक पश्चिमोत्तर प्रांत में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना का आरंभ पंजाब के बाद सन 1854 में के आसपास किया गया था। इन कार्यों के लिए भारत सरकार में एक सचिव की नियुक्ति की गई थी। उत्तर प्रदेश में सन 1854 में गठित सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत कौन कौन से कार्य निष्पादित किए जाते हैं? भवन व मार्ग कार्य, सिंचाई कार्य, रेलवे के कार्य, उपयुक्त सभी। उत्तर प्रदेश तत्कालिक पश्चिमोत्तर प्रांत में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना 1854 के आसपास किया गया था। इस समय भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत निम्न कार्य संपादित होते थे: भवन व मार्ग निर्माण, सिंचाई कार्य, रेलवे के कार्य, सैन्य के कार्य। सन 1854 में भारत सरकार ने उपयुक्त सार्वजनिक कार्य हेतु एक सचिव की नियुक्ति की थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? 2000 में। सरकार द्वारा संपर्क विहीन बसावटों की अच्छी बारहमासी सड़क मुहैया कराने के लिए 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री सड़क योजना से पहले केंद्र द्वारा 70% प्रायोजन थी। वर्तमान में इसमें सामान्य राज्यों की हिस्सेदारी 60:40 की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है बारहमासी सड़कें उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य सड़कों से न जुड़ी बसावटों को बारहमासी सड़कें प्रदान करना है। ऐसी बसावट जिसे पहले अच्छी बारहमासी सड़कें संपर्क मुहैया कराई गई थी तथा वर्तमान सड़कों की स्थिति खराब होने पर भी ये बसावटें प्रधानमंत्री सड़क योजना के पात्र नहीं होंगे। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़कें बनाई जाती हैं। एक सड़क मार्ग, पीएमजीएसवाई
में केवल एकल सड़क मार्ग एक ही व्यवस्था है। यदि कोई बसावट पहले ही बारहमासी सड़क के जरिए जुड़ी हुई है तो उसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के अंतर्गत कोई नया कार्य नहीं शुरू किया जा सकता। जिला ग्रामीण सड़क योजना सर्वप्रथम कहाँ तैयार की गई? ब्लॉक स्तर पर। जिला ग्रामीण सड़क योजना सर्वप्रथम ब्लॉक स्तर पर तैयार की जाएगी, जो नियमावली में निहित निर्देशों एवं जिला पंचायत द्वारा बताई गई प्राथमिक के अनुरूप होगी। सापेक्ष में विद्यमान सड़क नेटवर्क तैयार किया जाएगा, कार्य विहीन सजावटों का निर्धारण किया जाएगा और इन का संपर्क विहीन सजावटों को जोड़ने के लिए अपेक्षित सड़कें बनाई जाएंगी। इससे ब्लॉक स्तर मास्टर प्लान बन जाएगा। सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगाने के लिए खर्च किसके कोष से किया जाता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की राजकोष से। या पंचायत द्वारा? राज्य सरकार के कोष से और पंचायत के कोष से, दोनों से। सड़क के दोनों ओर फलदार एवं अन्य उपयुक्त पेड़ लगाने का काम राज्य सरकार तथा पंचायत द्वारा अपने कोष से किया जाता है। ग्रामीण मंत्रालय समय समय पर ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जो कार्यक्रम के अबाध क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होते हैं। जिला स्तर पर ग्रामीण सड़कों के प्रभाव को स्वतंत्र अध्ययन में सहायता प्रदान करती है NRRDA। जिला स्तर पर ग्रामीण सड़कों के प्रभाव को स्वतंत्र अध्ययन हेतु समय समय पर NRRDA सहायता प्रदान करती है। ग्रामीण सड़क कार्य शुरू होने से पहले बैच मार्ग विकास संकेतक तय किए जा सकते हैं। इसके निर्माण को गुणवत्ता प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी सड़कें की चौड़ाई कितना करने का प्रस्ताव किया गया है? 5.5 मीटर। उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत पूर्व में बनी सड़कों को 5.5 मीटर तक चौड़ा किया जाने का प्रस्ताव है। शुरुआत में ये सड़कें 3.75 मीटर की बनी थीं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश रोडवेज का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन कर दिया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश रोडवेज का नाम 1 जून 1972 को सड़क परिवहन निगम 1950 के अधीन परिवर्तित कर उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम कर दिया गया। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का मुख्य उद्देश्य है सड़क परिवहन सेक्टर का विकास करना, अन्य परिवहनों के मध्य समन्वय और भी दोनों। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की स्थापना के समय इसका मुख्य उद्देश्य सड़क परिवहन सेक्टर का विकास, जिससे व्यापार एवं उद्योग का भी समग्र विकास होगा तथा अन्य परिवहन माध्यमों के साथ सड़क परिवहन सेवा के समन्वय आदि था। निम्नलिखित में से सही है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रोडवेज का प्रथम संचालन लखनऊ से बाराबंकी के बीच शुरू किया गया था। ठीक है। इसका उद्देश्य राज्य के निवासियों को पर्याप्त, किफायती एवं प्रभावी सड़क परिवहन सेवा प्रदान करना। कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण का सही व्याख्यान करता है।
उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में की यात्री परिवहन सेवा 15 मई 1947 को लखनऊ से बाराबंकी के बीच प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य राज्य में निवासियों को पर्याप्त, किफायती एवं प्रभावी सड़क सेवा प्रदान करना था। उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज की स्थापना के समय उसके पास कितनी बसें की फ्लीट थी? 4000। उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज की स्थापना 15 मई 1947 में की गई थी। स्थापना के समय इसमें लगभग 4253 बसों की फ्लीट शामिल थी। बसों की फ्लीट इसमें शामिल थी। ये गलत दे रखा है यहाँ, ठीक। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की स्थापना के समय कितने मार्गों पर निगम के बसों का संचालन होता था? 1123 बसों का। उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज की स्थापना 15 मई 1947 में की गई थी। स्थापना के समय इसका संचालन 1123 मार्गों पर होता था। छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक निगम की बसों की संख्या में वृद्धि हुई थी। 6198। छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक निगम द्वारा किए जा रहे संचालन में निरंतर बढ़ोतरी होती रही। इस योजना के अंत तक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में बसों की संख्या 6198 हो गई। नवी पंचवर्षीय योजना के दौरान निगम में कितनी बसों को विस्थापित किया गया? 2427। नवी पंचवर्षीय के दौरान 2427 बसों को विस्थापित किया गया था तथा 3785 बसों को नीलाम किया गया था। वर्ष 2001 और 2022 के अंत तक निगम के पास 6105 बसों की फ्लीट थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी बसों को निगम में शामिल किया गया था? 6866 बसों को। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 6866 बसों को शामिल किया गया था तथा 2659 बसों को फ्लीट से हटा दिया गया था। वर्ष 2016-17 के अंत तक निगम के पास बसों की संख्या लगभग 9277 हो गई थी। 16-17 में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के पास कितनी किराए की बसें थी? 2400। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 4866 बसों को निगम में शामिल किया गया था तथा 4189 बसों को हटा दिया गया। वर्ष 2016-17 के अंत तक निगम के पास 2400 किराए की बसें थी। निगम के पास कुल बसों की संख्या 9277 हो गई थी जो पूर्णतः उसके अधीन थी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का कॉर्पोरेट कार्यालय स्थापित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम का कॉर्पोरेट कार्यालय लखनऊ में स्थित है। निगम को 30 अक्टूबर 2003 को उत्तराखंड राज्य में सेवाओं के निर्वहन हेतु पुनर्स्थापित किया गया था। प्रभावी संचालन हेतु निगम को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 20। प्रभावी संचालन हेतु निगम को 20 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें से एक क्षेत्र नगरीय एवं उपनगरीय सेवाओं का संचालन करता है। सभी क्षेत्रों के पास उनकी क्षेत्रीय कार्यशाला है, जहां प्रमुख मरम्मत एवं रखरखाव कार्य, असेंबलिंग कार्य का निष्पादन किया जाता है। डिपो कहा जाता है
प्रत्येक क्षेत्र के आगे संचालन इकाई को परिवहन निगम में प्रत्येक क्षेत्र के आगे संचालन इकाई में विभाजित किया गया है, इसे जिन्हें डिपो कहा जाता है। निगम में कुल 115 डिपो हैं, जिसमें कार कनेक्शन भी शामिल हैं। सभी डिपो के पास उनकी डिपो कार्यशाला है, जो सहायक रखरखाव सुविधा प्रदान करता है। परिवहन निगम की बसों के नवीनीकरण तथा नई चेसिस पर ढांचे के निर्माण हेतु कहाँ का कार्यशाला स्थापित किया गया है? कानपुर। परिवहन निगम द्वारा बसों के नवीनीकरण एवं नई चेसिस के ढांचे के निर्माण हेतु कानपुर में 2 केंद्रीय कार्यशाला को स्थापित किया गया है, जिसमें से एक केंद्रीय कार्यशाला रावतपुर एवं दूसरी राम मनोहर लोहिया कार्यशाला एनएल फॉरेस्ट है। उत्तर प्रदेश में कितने टायर रीट्रिंग संयंत्रों को स्थापित किया गया है? 8। उत्तर प्रदेश में 8 टायर रीट्रिंग संयंत्रों को स्थापित किया गया है, जो उन हाउस टायर रीट्रीड सुविधा प्रदान करने का कार्य करते हैं। निम्न में से कहाँ पर टायर रीट्रीडिंग संयंत्रों को स्थापित नहीं किया गया है? गोंडा में। दिए गए विकल्पों में से टायर रीट्रिंग संयंत्रों की स्थापना गोंडा में नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश में आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, गाजियाबाद, बरेली, कानपुर, शाजापुर, प्रयागराज, मुरादाबाद एवं इटावा में 8 टायर रीट्रीडिंग संयंत्रों की स्थापना की गई है। राज्य सरकार एवं निगम के संबंध स्टॉप कार की मरम्मत के लिए पृथक इकाई की स्थापना की गई है, लखनऊ में। राज्य सरकार एवं निगम से संबंधित स्टॉप की कार की मरम्मत एवं रखरखाव हेतु एक पृथक इकाई को लखनऊ में कार कनेक्शन के नाम से स्थापित किया गया है। कौन सा सही नहीं है? क्षेत्र और डिपो। गाजियाबाद में 5 नहीं 8 डिपो हैं। आगरा में 6, गाजियाबाद में 8, मेरठ में 5, सहारनपुर में 6। क्षेत्र और डिपो सही सुमेलित है। सही सुमेलित कौन सा है? आजमगढ़ में 7, झांसी में 2, डी का 2 कौन से फिर? ये प्रयागराज में 8, आजमगढ़ में 7, कानपुर में 6, झांसी में 2। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में बसें प्रमुख रूप से निर्मित करते हैं टाटा, अशोका लीलैंड दोनों। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में बसें प्रमुख रूप से अशोका लीलैंड और टाटा द्वारा निर्मित की जाती हैं। वोल्वो स्कैंडिनेविया बसें भी सेवा में हैं। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम द्वारा यात्री राहत एवं सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई थी 2017 में। किसी भी अनचाही दुर्घटना के उपरांत यात्रियों को राहत देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम द्वारा यात्री राहत सुरक्षा योजना 2017 में प्रारंभ की गई। किसी दुर्घटना में यात्री को सामान्य रूप से घायल होने
की दिशा में इलाज के लिए कितनी धनराशि दी जाती है? 10,000 रुपये। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम द्वारा दुर्घटना में यात्री के सामान्य रूप से घायल होने की दिशा में निगम द्वारा 10,000 रुपये इलाज के लिए दिए जाते हैं, जबकि गंभीर रूप से घायल होने के लिए 25,000 रुपये दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा दुर्घटना में मृत्यु होने पर दावाकर्ता को कितनी राशि उपलब्ध कराती है? 7.5 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा दुर्घटना में मृत्यु होने पर दावाकर्ता को 7.5 लाख रुपए सद्भावना स्वरूप दी जाती है। यह राशि तभी दी जाती है तब व्यक्ति उसी बस का यात्री हो जिससे दुर्घटना हुई हो तथा उसके पास वैध टिकट न होने भी अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम किसी बस दुर्घटना में आधा टिकट धारक यात्री को कितना मुआवजा देती है? 3,75,000 रुपये। आधा टिकट धारक यात्री को बस दुर्घटना में मृत्यु होने पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा 3.75 लाख रुपए का मुआवजा देती है। वही छोटे बच्चे नियमानुसार टिकट रहित हेतु रुपए 1.875 लाख रुपए दावाकर्ता को उपलब्ध कराया जाता है। किसी दुर्घटना में निगम के यात्री के घायल होने अथवा मृत्यु होने पर किसी योजना के तहत राहत उपलब्ध कराया जाता है। उत्तर प्रदेश परिवहन द्वारा किसी दुर्घटना में यात्री के घायल होने अथवा मृत होने पर राहत एवं सुरक्षा योजना 2017 के तहत राहत उपलब्ध कराया जाने का प्रावधान है। दुनिया में सबसे बड़ी बस परेड के लिए किसे जाना जाता है जिसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराया है? उत्तर प्रदेश परिवहन निगम। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में बसों की सबसे बड़ी परेड के लिए निजी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर एक शानदार उपलब्धि हासिल की है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज शहर में इस उद्देश्य के लिए 500 से अधिक वर्ष कुंभ मेला बसों की परेड की गई। 500 बसों को बेड़े पर 3.2 किलोमीटर दूरी में परेड की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम का उच्च प्रशासनिक संगठन होता है निर्देशक मंडल। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन का उच्च प्रशासनिक संगठन निर्देशक मंडल निगम का प्रशासनिक ढांचा निम्न प्रकार है। निर्देशक मंडल, अध्यक्ष, प्रबंधक मंडल, अपर प्रबंधक, निर्देशक। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कुल कितने स्टॉप हैं? 16,542। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कुल स्टॉप 2020 तक लगभग 16,542 थे, जिसमें से प्रथम श्रेणी के 51 अधिकारी, द्वितीय श्रेणी के 145 अधिकारी, 15,353 तृतीय श्रेणी कर्मचारी जिसमें से चालक एवं परिचालक भी शामिल हैं, 1,003 चतुर्थ श्रेणी व 13 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। इसके अतिरिक्त 2 आकांक्षित कर्मचारी भी हैं। मोटर अधिनियम 1988 तथा मोटर नियमावली 1989 में निम्न में से कौन कौन से कर आरोप कर प्रावधान हैं? उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली 1997 तथा मोटरयान नियमावली 1989 में विभिन्न प्रकार के कर जैसे माल कर, अतिरिक्त कर, यात्री कर एवं फीस कर आदि के आरोप कर प्रावधान है। वाहनों, माल एवं यात्रियों पर नियमन का प्रशासकीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी हैं। प्रमुख सचिव।
राज्य के स्तर पर प्रमुख सचिव परिवहन उत्तर प्रदेश प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है जो वाहनों, माल एवं यात्रियों पर वाहनों का निर्धारण करता है। यह नियम सभी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के वाहनों पर लागू होता है। उत्तर प्रदेश में परिवहन के कारों एवं शुल्कों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? परिवहन आयुक्त द्वारा। करों एवं शुल्कों के निर्धारण एवं ग्रहण की संपूर्ण प्रक्रिया का प्रशासन एवं पर्यवेक्षक परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा किया जाता है। इसकी सहायता के लिए 2 अपर परिवहन आयुक्त होते हैं। परिवहन आयुक्त की सहायता के लिए कितने अपर आयुक्त की नियुक्ति की जाती है? 2। परिवहन आयुक्त की सहायता के लिए 2 अपर परिवहन आयुक्त तथा क्षेत्र में 6 अपर परिवहन आयुक्त, 19 संभागीय परिवहन अधिकारियों तथा 72 सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। उत्तर प्रदेश मोटर कराधान अधिनियम में 1992 में संशोधन किया गया था। 2009 में उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम 1997 के प्रावधानों के अंतर्गत 28 अक्टूबर 2009 को संशोधन किया गया था। इसके तहत उत्तर प्रदेश में कोई भी परिवहन यान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर उपयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक कि अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2 के अंतर्गत निर्धारित कर भुगतान न कर दिया हो। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 113 में वर्णित है। भार की सीमा मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 113 में भार की सीमा और प्रयोग वर्जित है जो कि परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो राज्य में संचालित वाहनों के परमिट निर्गत करने के संदर्भ में संचालन हेतु शर्तें निर्धारित करते हैं। यदि कोई वाहन स्वामी निर्धारित क्षमता से अधिक भार लेकर जाता है तो उत्तर प्रदेश मोटर अधिनियम किस धारा के तहत जुर्माना लगाया जाएगा? धारा 1941। 194 का वन। उत्तर प्रदेश मोटर अधिनियम की धारा 194 का वन के प्रावधान के अंतर्गत जो कोई भी अनुमान्य भार से अधिक भार ले किसी मोटरयान को चलाएगा या चलवाएगा तो 2000 रुपये का न्यूनतम जुर्माना और लदान सीमा से अधिक लदे भार को उतरवाने के लिए 1000 रुपये प्रति टन की दर से अतिरिक्त धनराशि ली जाएगी। उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम की कौन सी धारा कराधान अधिकारी को अधिकृत करता है कि वह वाहन नीलामी कर सकता है? धारा 22। उत्तर प्रदेश मोटर कराधान अधिनियम की धारा 22 के कराधान अधिकारी को अधिकृत करता है कि वह देयकों का भुगतान वाहन के जब्त या रोके जाने की तिथि से 45 दिन के अंदर नहीं होता तो वह उसके देय की वसूली नीलामी द्वारा कर सकता है। उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम के तहत जब्त किए गए वाहनों की नीलामी कितने दिन के बाद की जा सकती है? 45 दिन। उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम के तहत जब्त किए गए वाहन की नीलामी जब्ती के 45 दिन के बाद की जाएगी। वह वाहन का अस्थायी पंजीकरण कराते समय तक वैध होगा। 1 माह। उत्तर प्रदेश मोटर यान अधिनियम के धारा 43 में यह प्रावधान किया गया कि वाहन की अस्थायी पंजीकरण 1 माह से अधिक के लिए वैध नहीं होगा और वह नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है।
कोई परिवहन यान कब तक वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जाएगा? जब तक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी न हो। मोटरयान अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए मोटरयान नियमावली के अंतर्गत कोई परिवहन यान वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जाएगा जब तक कि उसे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी न दिया जाए। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कंडक्टर अनुज्ञप्ति दिए जाने के न्यूनतम शैक्षिक अयोग्यता क्या है? हाई स्कूल पास। कंडक्टर अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अयोग्यता हाई स्कूल या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त करने में समकक्ष परीक्षा होगा, परंतु यह नियम ऐसे व्यक्ति या प्रवृत्ति नहीं होगी जिसमें इन नियमावली की प्रवृत्ति होने के दिनांक के पूर्व कंडक्टर अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लिया हो। कराधान अधिकारी के आदेश की चुनौती दी जा सकती है कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। कराधान अधिकारी अधिनियम की धारा 12 के तहत किए गए कराधान अधिकारी के आदेश के खिलाफ 30 दिन के भीतर अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। बिना रजिस्ट्रेशन के यान या गाड़ी चलाने पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? 10,000 रुपये। कराधान अधिनियम के अनुसार बिना रजिस्ट्रेशन के यान या गाड़ी चलाने पर अधिकतम 10,000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। मोटरयान अधिनियम में दावा अधिकरणों द्वारा अधिनिर्णय किस धारा में है? धारा 168। मोटरयान अधिनियम में दावा अधिकरणों द्वारा अधिनिर्णय धारा 168 के अंतर्गत दिया जाता है, जबकि धारा 173 में अपीलीय प्राधिकरण का प्रावधान है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये आज का एक यूनिट कंप्लीट होता है। Thanks for watching this video. Like, subscribe and comment this video.